सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम जहां डिस्कस कर रहे हैं इंटायर कंप्यूटर साइंस, जो क्लास फुल्ली डेडिकेटेड होती है हमारी बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए। तो यदि आप भी बीपीएससी टीआरई 3.0 में कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आज और अभी ही जीएस टैंक चैनल से जुड़ जाइए अपने तैयारी को और बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए, अपने और तैयारी को और बूस्ट करने के लिए। तो यही बात करते हैं प्रीवियस सेशन की। तो प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था डीबीएमएस का पार्ट 1। जी हाँ, डीबीएमएस का पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था, जिसमें कि टॉप एमसीक्यूज थे विथ एक्सप्लानेशन। जी हाँ, विथ एक्सप्लानेशन, यानी कि कंसेप्ट भी हम बताते चल रहे हैं आपको। तो बात करते हैं अगर कल वाले सेशंस की, तो वहां पे जो क्वेश्चंस के लेवल थे वो थे इजी टू मॉडरेट। ठीक है, कल के जो क्वेश्चंस के लेवल थे वो थे इजी टू मॉडरेट, लेकिन आज के जो क्वेश्चंस के लेवल है वो रहेंगे मॉडरेट टू हाई। आज कल के मुकाबले क्वेश्चंस के लेवल थोड़े से हाई रहेंगे, थोड़ा सा अप रहेंगे लेवल्स। ठीक है, आज होने वाला है पार्ट 2 हमारा। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आगे बढ़े इसके पहले आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे, श्योरली लाइक कर देंगे और श्योरली शेयर भी कर देंगे। रिस्पांस काफी खराब आ रहा है वीडियो का, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। और यदि अभी तक भी भूले बिसरे हैं, आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, या तो डिजिटल माध्यम से, नहीं तो नीचे में सब्सक्राइब बटन तो है ही, सिंपली प्रेस करिए। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप दबा देंगे, ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और पूरा सेशन देखने के बाद आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको सेशन कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरा सेशन देखने के बाद। ठीक है, तो हम आज के इस सेशन में आगे बढ़े इसके पहले कल दो ऐसे क्वेश्चंस के थे कल के सेशन में, जिसमें लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ डीबीएमएस। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कमेंट में भी पिन कर दिया है, यहाँ पे आप थोड़ा सा सुधार लेंगे, नॉट अ फीचर। ठीक है, यहाँ पे नॉट कहना था, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, सही से यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया था, नॉट छूट गया था। और करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन 3 है, सिंगल यूजर एक्सेस ओनली। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 3। और एक क्वेश्चन और था, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें लोगों को कंफ्यूजन था और मैंने वो ऑलरेडी होमवर्क भी दे रखा है। ठीक है, वो क्वेश्चन आपका एज अ होमवर्क था, जो कि मैंने आपको कहा था कि बनाने के लिए। तो सही मायने में देखा जाए तो किसी ने कमेंट में बताया नहीं। प्लीज आप लोग कमेंट करके बताया कीजिए कि क्या है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसलिए हम होमवर्क आपको देते हैं। क्वेश्चन आपका क्या था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। S1 और S2 दो स्टेटमेंट दिया गया है अबाउट रिलेशनल डेटा मॉडल। देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि रिलेशन स्कीम कैन हैव एट मोस्ट वन फॉरेन की। ठीक है, ये स्टेटमेंट 1 है। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि अ फॉरेन की इन अ रिलेशन स्कीम आर कैन नॉट बी यूज टू रेफर टू टपल। ठीक है, ये कहा गया है स्टेटमेंट 2 में। और आपको जो चॉइस दिए गए हैं कि S1 इज ट्रू, S2 इज फॉल्स, both S1 S2 are true, both S1 S2 are false, S1 is false, S2 is true, none of the above, more than one of the above। तो देखिए, S1 स्टेटमेंट है, इसमें सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो रिलेशन स्कीम कैन हैव एट मोस्ट वन फॉरेन की, ये गलत है। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, नो सच रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। दूसरा स्टेटमेंट का क्या सीन है कि जो ये स्टेटमेंट दिया गया है, ऐसा कुछ कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, तो नो सच कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ये रहे दो क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें लोगों को कंफ्यूजन हो गए थे आप लोगों में से। तो अब मूव करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिशेस अ टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप अमोंग द आइटम्स। ठीक है, इसकी बात हो रही है, टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप की बात हो रही है। और जो आपके ऑप्शंस हैं वो है रिलेशनल स्कीमा, नेटवर्क स्कीमा, हायरार्कियल स्कीमा, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए, पहले बात करते हैं हम हायरार्कियल मॉडल के बारे में। ठीक है, जो हायरार्कियल मॉडल है उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि हायरार्कियल स्कीमा बोले तो क्या बोलेंगे कि ये एक डाटा मॉडल है। ये क्या है, ये एक डाटा मॉडल है। ठीक है, जिसमें कि इन व्हिच, ये सब पॉइंट हम जो लिखवाते हैं वो आप लिखते चलेंगे। ठीक है, इन व्हिच द डेटा इज स्ट्रक्चर्ड, इन व्हिच
डेटा इज स्ट्रक्चर्ड इनटू अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, इनटू किसमें, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हायरार्किकल स्कीमा बोले या फिर हायरार्किकल मॉडल बोले। और करेक्ट आंसर भी आपका ऑप्शन 3 ही है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। और इसके बारे में हम एक लाइन और लिखेंगे इसी के बारे में कि दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या करता है कि दिस स्ट्रक्चर्स अलाउज इंफॉर्मेशन टू बी रिप्रेजेंटेड, इंफॉर्मेशन टू बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। कैसे, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, यानी कि ये स्ट्रक्चर आपको अलाउ करता है इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूजिंग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। और इसके बारे में मैंने क्या बताया कि एक डेटा मॉडल है जिसमें कि डेटा को स्ट्रक्चर किया जाता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ट्री लाइक शेप में, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर है बात, आगे बढ़े नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि द वैल्यूज अपीयरिंग इन द गिवन एट्रीब्यूट ऑफ एनी टपल इन द रेफरेंसिंग रिलेशन मस्ट likewise occur in the specified attribute of at least one tuple in the referenced relation according to dash integrity constraints। क्वेश्चन का साइज थोड़ा सा आपको लंबा चौड़ा दिख रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन के साइज को लेकर आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से चाप के क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, ठीक है। क्या कह रहा है कि वैल्यू जो कि अपीयर हो रहा है दिए हुए एट्रीब्यूट में किसी भी टपल में इन referencing relation must likewise occur in specified attribute of at least one tuple। at least one tuple की बात हो रही है किसमें, referenced relation में। ये किस इंटीग्रेटेड कांस्टेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डैश इंटीग्रिटी कांस्टेंट, तो दैट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स, ठीक है। करेक्ट आंसर इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है बात, नेक्स्ट। What does an RDBMS consists of? RDBMS का फुल फॉर्म क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट डज आरडीबीएमएस कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या होते हैं, कलेक्शंस ऑफ रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ कीज, कलेक्शन ऑफ टेबल्स, कलेक्शंस ऑफ फील्ड, नन ऑफ द अबव। या फिर खुद से आप इसमें जोड़ सकते हैं क्या, मोर देन वन ऑफ द अबव। मोर देन, वो छूट गया है, वो लिखा हुआ इसमें नहीं है, आप खुद से कंसीडर इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ये क्या है, कलेक्शंस ऑफ टेबल है, यानी कि सिंपली इसके बारे में अच्छे से अगर हम बोलें तो आरडीबीएमएस क्या है, कलेक्शंस ऑफ टेबल है। और कलेक्शंस ऑफ टेबल कहने का क्या मतलब है कि जो आपका डेटा है वो ऑर्गेनाइज किया गया है टेबुलर फॉर्मेट में। इसमें बोल सकते हैं क्या कि डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन टेबुलर फॉर्मेट। टेबल है तो टेबुलर फॉर्मेट में रहेगा, है कि नहीं, नाम से ही क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए कॉलम ऑफ रिलेशन को क्या बोलते हैं, कॉलम्स ऑफ रिलेशन को क्या बोलते हैं। यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है, एक कॉलम ऑफ रिलेशन अराइज हो सकता है, फिर आपका रोज ऑफ रिलेशन अराइज हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो कॉलम ऑफ रिलेशन को क्या बोलते हैं, इसी को फील्ड बोलते हैं, या फिर कहीं कहीं आप क्या पढ़ेंगे, इसी को एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, ठीक है। रोज ऑफ रिलेशन को क्या बोलते हैं, सिंपली रो को टपल, क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं। और एक चीज इसमें और हो सकता है कि कॉन्स्ट्रेंट्स इन अ रिलेशन, कॉन्स्ट्रेंट्स इन अ रिलेशन, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग कीज, KEYS कीज, ठीक है। क्लियर है बात, पूरा मुद्दा क्लियर है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ये सब चीज आप नोट डाउन कर लेंगे, एक एक पॉइंट जो हम लिखवाते चल रहे हैं सब कुछ आप नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
कमांड इज करेक्ट टू डिलीट द वैल्यूज इन द रिलेशन टीचेज। ये टीचेज जो है ना, ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, तो किस कमांड का हम यूज करेंगे, कौन सा कमांड आपका करेक्ट है टू डिलीट द वैल्यूज, वैल्यू को डिलीट करने के लिए रिलेशन टीचेज में। और आपके ऑप्शंस हैं डिलीट फ्रॉम टीचेज, डिलीट फ्रॉम टीचेज वेयर आईडी इज इक्वल टू नल, रिमूव टेबल टीचेज, ड्रॉप टेबल टीचेज, नन। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डिलीट फ्रॉम टीचर्स। ठीक है, और टीचर्स क्या है आपका रिलेशन है, तो डिलीट फ्रॉम टीचर्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि FAT का फुल फॉर्म क्या है? फैट मतलब मोटा की बात नहीं हो रहा है। FAT का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, छोटा मोटा फुल फॉर्म्स हो या फिर बड़े बड़े फुल फॉर्म्स हो, किसी को नजरअंदाज नहीं करना है। ये सब फ्री फोकट का नंबर देकर जाता है फुल फॉर्म्स। ठीक है, इसलिए हम ट्राई करते हैं कि हर सेशन में 2-3 फुल फॉर्म्स डालें। ठीक है, कम से कम। ऑप्शन है आपके फाइल एलोकेशन ट्री, फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन ग्राफ, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? क्या सारे ऑप्शन सही हैं? नहीं, सारे ऑप्शन इसके सही नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन है? फाइल एलोकेशन टेबल। FAT मतलब क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, और अगर पूछे कि FAT को और भी किसी नाम से जानते हैं, तो हाँ, इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज क्या? एज फाइल स्ट्रक्चर। इसको एज अ फाइल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर एज अ फाइल आर्किटेक्चर भी हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, फाइल स्ट्रक्चर बोले या फिर फाइल आर्किटेक्चर बोले। इसको डेवलप किसके लिए किया गया था? तो इसको जो डेवलप किया गया था, पहले तो जानिए कि कौन किया था। तो इसको माइक्रोसॉफ्ट डेवलप किया था, MICROSOFT। ठीक है, और किस चीज के लिए किया था? हार्ड डिस्क के लिए किया गया था, HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए इसको डेवलप किया गया था। और इसके बारे में इसका मेन काम क्या है? FAT का मेन काम क्या है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, OS, वो इसको यूज करता है। OS यूजेस FAT, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस फाइल एलोकेशन टेबल टू मैनेज, किस चीज के लिए? मैनेज करने के लिए क्या? जो भी हार्ड डिस्क के फाइल्स हैं, ठीक है, HDD फाइल्स, ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और यूज कौन करता है? OS। OS मतलब क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। OS मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बात समझ में आ गया? पूरा मुद्दा क्लियर है? नेक्स्ट अब पूछ रहा है कि NTFS का फुल फॉर्म क्या है? सिंपली व्हाट इज NTFS? ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू ट्री फाइल सिस्टम, न्यू टेबल टाइप फाइल सिस्टम, बोथ A एंड C, नन ऑफ द एबव। अब देखिए इस टाइप के जो ऑप्शंस दिखते हैं ना, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि जो बोथ वाला ऑप्शन रहेगा ना, बस वो मार देते हैं, और 90% केस में सही भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपको दिमाग और दिल दोनों खोल के रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम ले लिए एकदम आसानी से कि हाँ A एंड C है चलिए मार दिए, उतना नहीं करना है। जज्बाती नहीं होना है, दिमाग से सोचना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ए तो इसका करेक्ट आंसर हो गया। आइए कुछ इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसको भी डेवलप किसके द्वारा किया गया था? इसको भी डेवलप माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, अब NTFS है क्या? तो NTFS सिंपली एक प्रोसेस है। क्या है? सिंपली इट इज अ प्रोसेस। ठीक है, और किस चीज का प्रोसेस है? इट इज a process that operating system uses for storing, organizing, and managing, या फिर फाइंडिंग फाइल्स। और किस पे? वही सेम कहानी, हार्ड डिस्क पे। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज किया जाता है फॉर स्टोरिंग, स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, और मैनेजिंग या फाइंड करने के लिए फाइल्स को। कहां पे? हार्ड डिस्क पे। दैट इज व्हाट? दैट इज NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम सब क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करते चल रहे हैं।
थोड़ा भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है, एकदम सिंपलेस्ट भाषा में हम एक्सप्लेन करते हैं। Which of the following refers to the level of data abstraction that describes exactly how the data actually stored? ठीक है, यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें कि वो लेवल आपको डिस्क्राइब करता है कि कैसे डेटा को एक्चुअली स्टोर किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं कंसेप्चुअल लेवल, फिजिकल लेवल, फाइल लेवल, लॉजिकल लेवल, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसके पहले कि हम क्वेश्चन के आंसर पे आए, पहले आप ये जानिए कि लेवल कितने होते हैं आपके डेटा एब्स्ट्रैक्शंस के। ठीक है, लेवल्स लिखेंगे ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो सिंपली कितने होते हैं? 3 लेवल होते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शंस के। कौन कौन होते हैं? तो पहला है आपके फिजिकल लेवल, और इसी को दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम है इंटरनल लेवल। ठीक है, तो अगर ऐसा कहीं ऑप्शन आपको दिखे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों सेम नाम है। दूसरा है आपका लॉजिकल लेवल। दूसरा क्या है आपका? दूसरा है आपका लॉजिकल लेवल, और लॉजिकल लेवल का दूसरा नाम क्या है? कंसेप्चुअल लेवल। ठीक है, दूसरा क्या है? कंसेप्चुअल लेवल। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका व्यू लेवल, और व्यू लेवल का दूसरा नाम क्या है? इसी का नाम है आपका एक्सटर्नल लेवल। क्या नाम है इसका? एक्सटर्नल लेवल। अब ये तीनों होता क्या है, आइए इसको भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं एक एक लाइन में, ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल जाए। ठीक है, आइए तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फिजिकल लेवल की, जिसका दूसरा नाम क्या है? इंटरनल लेवल। तो फिजिकल लेवल होता क्या है? एक मिनट। तो फिजिकल लेवल होता क्या है? तो फिजिकल लेवल जो होता है वो आपको डिफाइन करता है। फिजिकल लेवल डिफाइंस हाउ द डेटा इज एक्चुअली stored through various data structure, through various data structure। ठीक है, ये बात हो गई फिजिकल लेवल या इंटरनल लेवल की। दूसरे बारे में बात करते हैं लॉजिकल लेवल की, जिसका दूसरा नाम क्या है? अभी मैंने आपको बताया क्या? कंसेप्चुअल लेवल। तो लॉजिकल लेवल का क्या काम रहता है कि ये आपको सिंपली डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप को, डिस्क्राइब्स रिलेशनशिप। आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन वो जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है। ठीक है, ये रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है जो कि which exists among among stored data। ठीक है, ये कैसे रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है? स्टोर्ड डेटा के बीच जो एग्जिस्ट होता है रिलेशनशिप, उसको ये डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तीसरा क्या है आपका? व्यू लेवल, या और दूसरा क्या बोलते हैं इसको? एक्सटर्नल लेवल। ये क्या करता है कि आपको हाई लेवल व्यू प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स हाई लेवल, नामे में लगा हुआ है क्या? व्यू। तो प्रोवाइड्स हाई लेवल व्यू ऑफ अ सेक्शन ऑफ डेटा, ऑफ अ डेटा का सेक्शन का हाई लेवल व्यू ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है यूजर को। ठीक है, तो ये तीन क्या हो गए आपके? 3 लेवल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शंस। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा ही पूछ रहा था आपसे। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था कि एग्जैक्टली हाउ डेटा एक्चुअली स्टोर। तो मैंने डेफिनेशन में ऑलरेडी सही से बता दिया है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है इसका? फिजिकल लेवल। और यहीं पे अगर आपको इंटरनल लेवल देता तो कंफ्यूज आप नहीं करेंगे। ठीक है, इंटरनल पे टिक कर देंगे अगर ये क्वेश्चन आपको पूछे और फिजिकल लेवल की जगह पे इंटरनल लेवल का ऑप्शन रहे तो। क्लियर है पॉइंट? बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े अब नेक्स्ट। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि द टर्म डेटा इंडिपेंडेंस रेफर्स टू व्हाट? डेटा इंडिपेंडेंस जो टर्म है वो किसको रेफर करता है, ये आपसे पूछ रहा है। और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डेटा इज डिफाइंड सेपरेटली एंड इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम। ऑप्शन बी प्रोग्राम्स आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑन द लॉजिकल एट्रीब्यूट ऑफ डेटा। ऑप्शन सी प्रोग्राम्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन फिजिकल एट्रीब्यूट ऑफ डेटा। बोथ बी एंड सी, नन ऑफ द अबव। नन बोले या फिर नन ऑफ द अबव बोले, बात एक ही है। ठीक है, तो बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसका? कि टर्म डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस के कितने टाइप होते हैं? तो इसके 2 टाइप होते हैं। 2 टाइप, 2 टाइप्स ऑफ डीआई यानी कि डेटा इंडिपेंडेंस क्या क्या होते हैं?
एक होते हैं फिजिकल लेवल, DI, ठीक है, और एक होते हैं लॉजिकल लेवल, क्या, लॉजिकल लेवल DI, ठीक है, दो टाइप्स इसके होते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में पूछ रहा है। द टर्म, जो टर्म है वो किसको रेफर करता है, तो ये टर्म होता है कि प्रोग्राम्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन लॉजिकल एट्रीब्यूट, ये पॉइंट सही है, और प्रोग्राम आर नॉट डिपेंडेंट ऑन फिजिकल एट्रीब्यूट ऑफ डेटा, तो बोथ बी एंड सी दोनों करेक्ट है, ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब इस तरीके का आंसर दिखे ना, ऑप्शन दिखे, तो 90% केस में सही होता है, लेकिन 10% केस में कंफ्यूजन भी होती है, तो ध्यान से आपको टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द डेटाबेस मैनेजमेंट क्वेरी लैंग्वेज इज जनरली डिजाइन्ड फॉर व्हाट। जो डीबीएमएस का क्वेरी लैंग्वेज है वो आमतौर पे डिजाइन्ड किसके लिए किया हुआ है, support end users who uses English like commands, specifying the structure of database, support in the development of complex application software, all of the above, none of the above। बताइए, जो DBMS का क्वेरी लैंग्वेज है वो किसके लिए डिजाइन किया गया है, तो सपोर्ट इंड यूजर्स हु यूजेस इंग्लिश लाइक कमांड, ये पॉइंट सही है, इसके लिए यूज किया जाता है। स्पेसिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, इस केस में भी यूज किया जाता है, और सपोर्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, इसमें भी किया जाता है। तो तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है, पॉइंट समझ में आ गया पूरा। अब आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, which of the following is commonly used to define overall design of database। जो कौन सा इसका ऐसा टर्म है जिसको कॉमनली यूज किया जाता है ओवरऑल डिजाइन को डिफाइन करने के लिए, किसका, डेटाबेस का। ऑप्शन है आपके पास, एप्लीकेशन प्रोग्राम, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, DDL, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब SQL आपको पढ़ाएंगे उस समय, स्कीमा, सोर्स कोड, नॉन ऑफ द एबव। तो किस टर्म का यूज किया जाता है, स्कीमा, किसका यूज किया जाता है, स्कीमा, सी इज द राइट आंसर। अब आइए थोड़ा सा जानते हैं स्कीमा के बारे में। तो स्कीमा किसको रेफर करता है, लिखेंगे स्कीमा रेफर्स टू लॉजिकल एंड विजुअल कॉन्फ़िगरेशन, लॉजिकल एंड विजुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इंटायर रिलेशनल डेटाबेस, ऑफ इंटायर रिलेशनल डेटाबेस। एकदम एक लाइन का डिफिनीशन है, एक लाइन की बातें हैं कि स्कीमा किसको रेफर करता है, लॉजिकल और विजुअल कॉन्फ़िगरेशन के पूरे रिलेशनल डेटाबेस के जो होते हैं ना, लॉजिकल और विजुअल कॉन्फ़िगरेशन, उसी को रेफर करता है कौन, स्कीमा। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है, पॉइंट समझ में आ गया। आगे बढ़ें, नेक्स्ट ईआर मॉडलिंग टेक्निक क्या है, इज अ व्हाट, यानी कि अप्रोच के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ईआर कहने का क्या मतलब है, ईआर मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप, क्या होता है, एंटिटी रिलेशनशिप, और ईआर मॉडल मतलब एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ऑप्शन क्या कहे आपके, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, लेफ्ट राइट अप्रोच, बोथ टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच, नॉन ऑफ दिस, या फिर बोले तो मोर देन वन ऑफ द अबव। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो जो आपका ईआर मॉडल है ना, वो फॉलो करता है टॉप डाउन अप्रोच को। किसको फॉलो करता है, टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जो ईआर मॉडल है, उसको एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे कहीं पूछ दे कि एक्सटेंशन ऑफ ईआर मॉडल को क्या बोलते हैं, क्या है, तो उसको बोलते हैं EER, डबल ER, मतलब इनहेंस्ड ER, मतलब ER मतलब एंटिटी रिलेशनशिप, इनहेंस्ड एंटिटी रिलेशनशिप, EER इसको बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ ER मॉडल को बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है बात, आगे बढ़े, नेक्स्ट। इसमें सिंपली क्या करना है क्वेश्चन 12 में कि आपको अरेंज करना है किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अरेंज द फ्लोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। ऑप्शंस आपके हैं, डेटाबेस, फाइल, रिकॉर्ड, फील्ड, बाइट, बिट। आप एरो पर ध्यान देंगे, ठीक है, कि ग्रेटर देन का है या फिर लेस देन का है, इस पे आप ध्यान देंगे, ठीक है। बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस।
बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फील्ड फाइल डेटाबेस, बिट बाइट रिकॉर्ड फील्ड फाइल डेटाबेस, नन ऑफ दीज। बताइए करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सबसे छोटा बिट होता है, उससे बड़ा बाइट होता है, उसके बड़ा फील्ड, उसके बड़ा रिकॉर्ड, उसके बड़ा फाइल, उससे बड़ा पूरे डेटाबेस। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी। बी इज राइट, एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन। ठीक है, ये सब चीज पे आप ध्यान देंगे। अब ये देखिए ये भी कुछ ऐसा ही ऑप्शन लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बीट को बड़ा बताया जा रहा है, तो नहीं ना है, बीट तो सबसे छोटा है। तो ये सब सिंबल पे भी आप ध्यान देंगे, नहीं तो फिर आते रहेगा आपको आंसर और आप गलत टिक करके आ जाएंगे। तो इन सभी चीजों से आपको बचना है। ठीक है, नेक्स्ट। The number of tuples in a relation is called its dash, while the number of attribute in a relation is called its dash. ऑप्शन दिए गए हैं आपके, डिग्री, कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी, डिग्री, रोज, कॉलम, कॉलम, रोज, नन ऑफ दीज या मोर देन वन ऑफ द। बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टपल्स को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टपल्स को कार्डिनैलिटी बोलते हैं, और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इज बिल्कुल राइट। ठीक है, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 13 का आंसर बी। नेक्स्ट, व्हाट इज मींट बाय टाइप इन आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस मतलब पता चल गया, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इस व्हाट इज मींट बाय टाइप, जो आरडीबीएमएस में टाइप होता है वो क्या होता है, डोमेन, रेंज, नेम्ड सेट ऑफ वैल्यूज, बोथ ए एंड सी, नन ऑफ दिस। बताइए क्या होता है। वो जो है आपका, वो आपका डोमेन भी होता है और साथ ही साथ नेम्ड सेट ऑफ वैल्यूज भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या क्या, डोमेन और नेम्ड सेट ऑफ वैल्यू, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग की के बारे में पूछ रहा है कि इज रिक्वायर्ड इन टू हैंडल द डेटा व्हेन द इंक्रिप्शन इज अप्लाइड टू द डेटा सो दैट अनऑथोराइज्ड यूजर कैन नॉट एक्सेस द डेटा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, नहीं तो आप गलत कर बैठेंगे इस क्वेश्चन में। आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा की, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग की इज रिक्वायर्ड इन टू हैंडल द डेटा, डेटा को हैंडल करने में जरूरत पड़ता है उसका, जब व्हेन इनक्रिप्शन इज अप्लाइड टू द डेटा, इनक्रिप्शन उस डेटा पे अप्लाई कर दिया गया है, यानी कि वो डेटा आपका इनक्रिप्टेड है, सो दैट द अनऑथोराइज्ड डेटा, अनऑथोराइज्ड यूजर कैन नॉट एक्सेस द डेटा। तो इसमें कौन सा की का रिक्वायरमेंट होता है कि इनक्रिप्टेड है, इनक्रिप्टेड करने का क्या मतलब है कि वो अनऑथोराइज्ड पर्सन या अनऑथोराइज्ड यूजर उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाता है, तो उस केस में कौन सा की का रिक्वायरमेंट होता है। ऑप्शंस आपके हैं, प्राइमरी की, ऑथोराइज्ड की, इनक्रिप्शन की, डिक्रिप्शन की, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो देखिए अगर डेटा आपका इनक्रिप्टेड है, डेटा आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, इसके कहने का सिंपल मतलब यह है कि जिस पर्सन को ऑथोराइजेशन नहीं है वो पर्सन उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो उस केस में क्या है कि जो इनक्रिप्टेड डेटा है उसको डिक्रिप्ट करना पड़ता है। ठीक है, उस इनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करना पड़ता है यूजिंग डिक्रिप्शन की। अगर डिक्रिप्शन की के यूज से इसको क्या करना पड़ता है, डेटा को डिक्रिप्ट करना पड़ता है, तब जाकर यूजर जो है, अनऑथोराइज्ड यूजर जिसको ऑथोराइजेशन नहीं भी है, वो भी जाकर उसको अब यूज कर सकता है, यानी कि एक्सेस कर सकता है। तो इनक्रिप्टेड अगर है तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। और डिक्रिप्शन की क्या होता है, डिक्रिप्शन की जो टाइप ऑफ की नाम में ही लगा हुआ है, जिसको हम यूज करते हैं डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए, जो डेटा आपका इनक्रिप्टेड है। तो उसमें हम सिंपली बोल सकते हैं कि डिक्रिप्शन की इज अ की दैट इज यूज्ड टू डिक्रिप्ट द डेटा दैट वाज इनक्रिप्टेड अर्लियर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, समझ में आ गया बात। जो बात बोले हैं वो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, हर कुछ लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप अपना तरफ से भी हेल्प करेंगे और नोट डाउन कर लेंगे, जो भी हम बोल रहे हैं उसको पॉज कर लीजिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि which of the following is the best way to represent the attribute in large DB। DB मतलब डेटाबेस की बात हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसमें से कौन सा बेस्ट वे है टू रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट इसमें, लार्ज डेटाबेस में। ऑप्शन है आपके, डॉट रिप्रेजेंटेशन, कॉनकैटिनेशन, रिलेशनल एंड ऑल ऑफ द मेंशन्ड, नन ऑफ द अबव। तो देखिए
बात करें हम बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट यानी कि बेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन की एट्रीब्यूट को लार्ज डेटाबेस की अगर बात हो तो कॉनकैटिनेशन। और कॉनकैटिनेशन कहने का क्या मतलब है? सिंपली एडिशन यानी कि जोड़ देने की बात हो रही है। और अगर बात करें कॉनकैटिनेशन इन कॉन्टेक्स्ट टू डेटाबेस यानी कि डेटाबेस के संदर्भ में कॉनकैटिनेशन क्या होता है, तो सिंपली इसको हम यूज करते हैं ज्वाइन करने के लिए। एडिशन मतलब क्या हो गया? इसमें हम ज्वाइन करने के लिए। और ज्वाइन किसका होगा? ज्वाइन दो या दो से ज्यादा टेबल्स को। ठीक है, दो या दो से ज्यादा टेबल फील्ड को ज्वाइन करने के लिए हम कॉन्कैटिनेशन का यूज करते हैं। वो भी कैसा? डिफरेंट टेबल हो या फिर सेम टेबल हो। तो इसमें हम लिख लेंगे, चलिए ये बार हम लिख देते हैं कि ज्वाइन इज यूज टू ज्वाइन इज कॉन्कैटिनेशन इज यूज टू ज्वाइन टू और मोर, दो या दो से ज्यादा टेबल्स ऑफ सेम टेबल या फिर डिफरेंट टेबल। टेबल बोले या फिर टेबल फील्ड बोले, बात एक ही है। सेम या डिफरेंट टेबल्स। ठीक है, कॉन्कैटिनेशन इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन 17। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग फाइल प्रोड्यूस्ड बाय स्प्रेडशीट? इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है किसके संदर्भ में? फाइल प्रोड्यूस्ड बाय स्प्रेडशीट। ऑप्शन है कैन बी यूज्ड एज इट इज बाय डीबीएमएस, stored on disk in ASCII ASCII text format, stored on disk in ISCII text format, more than one of the above, none of the above। ISCII क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, और ISCII क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये सब फुल फॉर्म्स आप ध्यान में रखें, एकदम बेसिक बेसिक फुल फॉर्म्स है। और डीबीएमएस तो पता ही है क्या? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये तो बताने की जरूरत नहीं है बार बार, मैनेजमेंट को एमजीटी शॉर्ट में लिख दिए हैं, सिस्टम। ठीक है, तो कौन सा इसमें से ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्या कि स्टोर्ड ऑन डिस्क इन ASCII फॉर्मेट। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, इसके बारे में भी अगर आप चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं थोड़ा सा नॉलेज को और इनहेंस करने के लिए कि फॉर अपडेटिंग द वैल्यू इन ASCII टेक्स्ट फॉर्मेट ए रेगुलर टेक्स्ट फाइल इज यूज्ड। कैसा टेक्स्ट फाइल का यूज किया जाता है? रेगुलर टेक्स्ट फाइल का यूज किया जाता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी डिप्लॉयड बाय डीबीएमएस? कौन सा इसमें से ऑप्शन करेक्ट है किसके हिसाब से? टेक्नोलॉजी जो कि डिप्लॉय किया गया है डीबीएमएस के द्वारा। ऑप्शन है आपके पॉइंटर्स आर यूज्ड टू मेंटेन ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी, कर्सर्स आर यूज्ड टू मेंटेन ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी, locks are used to maintain transactional integrity and consistency, triggers are used to maintain transactional integrity and consistency, more than one of the above, none of the above। बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो कि डिप्लॉय किया गया है किसके द्वारा? डीबीएमएस के द्वारा। ठीक है, तो इसका हम अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कि लॉक्स का यूज किया जाता है टू मेंटेन ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, यही अगर बात करते हैं हम पॉइंटर्स के बारे में, जहां पे पॉइंटर्स एक ऑप्शन दिख रहा है, तो पॉइंटर्स किसके लिए यूज किया जाता है? पॉइंटर्स का यूज किया जाता है टू एक्सेस डेटा विथ ग्रेट स्पीड एंड एक्यूरेसी। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है। पॉइंटर्स के बारे में आप लिखेंगे क्या कि पॉइंटर्स आर यूज्ड टू एक्सेस डेटा विथ ग्रेट स्पीड एंड एक्यूरेसी। काफी हाई स्पीड और एक्यूरेसी के साथ डेटा एक्सेस करने के लिए किसका यूज किया जाता है? पॉइंटर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और एक बात लिखेंगे हम लॉक्स के बारे में। लॉक्स के कॉन्टेक्स्ट में लॉक्स जो आपको दिख रहा है, ठीक है, कि कंसिस्टेंसी, ठीक है, जो कंसिस्टेंसी की बात हो रही है, कंसिस्टेंसी इज मेंटेन्ड। जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन किया जाता है लॉक के हेल्प से, यूजिंग लॉक्स।
और ये कौन से लॉक्स की बात हो रही है? ये आपका बात हो रही है ये वाले लॉक्स की, ठीक है, इसी लॉक की बात हो रही है। तो सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 कह रहा है कि अ मेजर गोल ऑफ डेटाबेस सिस्टम इज टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ ब्लॉक ट्रांसफर्स बिटवीन द डिस्क एंड मेमोरी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल हेल्प इन अचीविंग दिस गोल। कह रहा है कि जो मेजर गोल है डीबीएमएस का, डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, उस क्या है कि मिनिमाइज करना नंबर ऑफ ब्लॉक्स ट्रांसफर को, किसके किसके बीच, डिस्क और मेमोरी के बीच का। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन, इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपको हेल्प करेगा इस गोल को अचीव करने के लिए? ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज, स्टोरेज, कैटलॉग, बफर, मोर देन नॉन ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। तो इस गोल को अचीव करने में जो चीज आपकी हेल्प करेगी वो है आपका बफर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, अब बफर होता क्या है वो हम पहले जानते हैं। यहाँ पे जगह कम है, यहाँ लिख देते हैं। बफर होता क्या है, अगर बात करें हम बफर के बारे में, तो बफर सिंपली मेमोरी लोकेशन होता है। क्या है? अ मेमोरी लोकेशन यूज्ड बाय DBMS to temporarily hold data that has recently been accessed in डेटाबेस। बस एक लाइन का इसका डेफिनेशन है, समझाने के लिए एक लाइन काफी है। कि सिंपली हम बोले तो बफर क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है जिसको यूज करता है कौन, डीबीएमएस। यानी कि डीबीएमएस के द्वारा यूज किया जाता है डेटा को टेम्पररीली होल्ड करने के लिए, अस्थायी तौर पर होल्ड करने के लिए, जो डेटाबेस में रिसेंट में एक्सेस किया गया है। ठीक है, दैट इज व्हाट, दैट इज आपका बफर। ठीक है, तो क्लियर है पॉइंट। तो बफर इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस ग्राफिकली। ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे, क्या ग्राफिकली, यानी कि इसमें से कौन सा प्रोवाइड करता है आपको, देता है लॉजिकल स्ट्रक्चर डेटाबेस का ग्राफिकली। ऑप्शन है ईआर डायग्राम, एंटिटी डायग्राम, डेटाबेस डायग्राम, आर्किटेक्चरल रिप्रेजेंटेशन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ईआर डायग्राम। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ईआर ही ध्यान रखिए, कहीं फुल फॉर्म दे दे तो आप कंफ्यूज ना कर जाएं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। और हम बात करें कि ईआर डायग्राम का यूज कहाँ किया जाता है, सिंपली हम इसके बारे में लिखेंगे कि ER diagram is used to describe conceptual design, describe the conceptual design of database। ठीक है, ईआर डायग्राम का सिंपली हम यूज करते हैं, वाइडली यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब कंसेप्चुअल डिजाइन ऑफ डेटाबेस। ठीक है, अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि ईआर डायग्राम का यूज हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है कि an entity set that does not have sufficient attribute to form a primary key is termed as what। एक एंटिटी सेट के बारे में पूछ रहा है जिसके पास सफिशियंट एट्रीब्यूट नहीं है प्राइमरी की बनाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, वेरिएंट सेट, वीक एंटिटी सेट, वेरिएबल सेट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं वीक एंटिटी सेट। क्या बोलते हैं, वीक एंटिटी सेट। सी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट के बारे में। वीक तो समझ में आपको आ गया, स्ट्रॉन्ग किसको बोलते हैं, तो इसके बारे में लिखेंगे एन एंटिटी सेट दैट हैज अ प्राइमरी की इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। ठीक है,
स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट किसको बोलते हैं कि ऐसा एंटिटी सेट जिसके पास प्राइमरी की हो, बस एक लाइन में, शॉर्ट एंड सिंपल, उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़े अब नेक्स्ट। जो वीक एंटिटी सेट होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इट्स रिप्रेजेंटेड एज अंडरलाइन, डबल लाइन, डबल डायमंड, डबल रेक्टेंगल, मोर देन नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसमें कुछ कंसेप्ट लाइक चीज है नहीं, तो सिंपली आप इतना जान लीजिए कि जो वीक एंटिटी सेट होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डबल रेक्टेंगल के हेल्प से। कैसे? डबल रेक्टेंगल के हेल्प से। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़े नेक्स्ट। एक थोड़ा सा सिचुएशन टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि इफ यू वेयर कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर म्यूजिक कलेक्शन, एन एल्बम वुड बी कंसिडर्ड एज व्हाट? देखिए, आप सिंपली क्या कर रहे हैं कि अपने म्यूजिक कलेक्शन की बात हो रही है कि उसको कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे हैं, तो जो एल्बम होगा उसको क्या माना जाएगा? ठीक है, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। रिलेशन, एंटिटी, इंस्टेंस, एट्रीब्यूट, मोर देन नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो अगर आप म्यूजिक कलेक्शन के बारे में बात करें और आप कलेक्ट कर रहे हैं क्या इंफॉर्मेशन को और स्टोर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, तो जो आपका एल्बम होगा वो क्या माना जाएगा? वो एंटिटी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वो एल्बम आपका एंटिटी माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़े नेक्स्ट। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर अ डायरेक्टेड लाइन। डायरेक्टेड लाइन कैसे है? ऐसे करके ऐसे है। ठीक है, एक लाइन है और फिर ये ग्रेटर देन का साइन है। फ्रॉम द रिलेशनशिप सेट एडवाइजर टू बोथ एंटिटी, सेट्स इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट, दिस इंडिकेट डैश कार्डिनैलिटी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एक डायरेक्टेड लाइन है। ठीक है, फ्रॉम रिलेशनशिप क्या है? सेट एडवाइजर टू बोथ एंटिटी, सेट इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट। देखिए, इंस्ट्रक्टर है और स्टूडेंट है। अब इसमें क्या क्या कंडीशन बन सकता है? पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वन टू मेनी, वन टू वन, मेनी टू मेनी, मेनी टू वन, मोर देन नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बस आप समझ जाइए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए, नहीं कि रियल लाइफ में आ जाइए। जैसे आप स्टूडेंट हैं और आप एक इंस्ट्रक्टर को रखते हैं। ठीक है, तो उस केस में होगा क्या? आप इंस्ट्रक्टर से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, एक इंस्ट्रक्टर है और एक स्टूडेंट है, तो क्या होगा? स्टूडेंट इंस्ट्रक्टर से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट को बताएगा। यानी कि कैसा कम्युनिकेशन हो रहा है? वन टू वन कम्युनिकेशन हो रहा है। कैसा कम्युनिकेशन हो रहा है? वन टू वन। और यही तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया कि कार्डिनैलिटी डाल दिया। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको बस प्रैक्टिकल होकर थोड़ा सा सोचना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है आप। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे, आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वन टू वन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25। फॉर अ वीक एंटिटी सेट टू बी मीनिंगफुल, इट मस्ट बी एसोसिएटेड विथ अनदर एंटिटी सेट कॉल्ड व्हाट? देखिए, वीक एंटिटी सेट के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि वीक एंटिटी सेट को मीनिंगफुल बनाने के लिए इट मस्ट बी एसोसिएटेड विथ अनदर एंटिटी सेट। वो जो है सो किसी और एंटिटी सेट के साथ एसोसिएट रहेगा। क्या बोलेंगे उसको? आइडेंटिफाइंग सेट, ऑनर सेट, नेबर सेट, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, मोर देन नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। उसको क्या बोलेंगे? सिंपली उसको बोलेंगे आइडेंटिफाइंग सेट। क्या बोलेंगे? आइडेंटिफाइंग सेट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये रहे आपके टोटल 25 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे और ये जो क्वेश्चन थे उसके लेवल थे मॉडरेट टू हाई। ठीक है, कल जो क्वेश्चन थे वो थे इजी टू मॉडरेट और आज के लेवल थोड़ा सा हाई रहेंगे। एग्जाम में भी आपको हर लेवल के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि हम करवा देंगे। अब बस रेगुलर जुड़े रहिए और हमें सहायता करते रहिए वीडियो को शेयर कर करके। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे ताकि हमको मोटिवेशन भी मिलता रहेगा और हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।